हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है क्लब क्लासेज में। मैं मनीष खिचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों का स्वागत करता हूं क्लब क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपनी जो पिछली क्लासें थी, जो ग्रेड थर्ड की जो एग्जाम है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी कुछ ही समय बाद में आयोजित की जाएगी, तो उन एग्जाम से पूर्व अपना और आपका उद्देश्य था कि हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कौन से टॉपिक में से लगभग कितने क्वेश्चन आने की अधिकतम संभावना है, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और इन क्लासों के माध्यम से अपना उद्देश्य था कि हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो जैसा कि साथियों, आप निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी में आपको बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। आप अपने ऊपर प्रेशर फील ना कीजिए, क्योंकि प्रेशर में अच्छे अच्छे जो जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी उनकी तैयारी होती है, वो भी अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पाते हैं। आपका उद्देश्य, आप अपना जो ध्यान है वो केवल सीखने पर केंद्रित कीजिए और आप अपने जो पीवाईक्यूज प्रश्नों के जो पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, आप उनको बार बार लगाने का प्रयास कीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें और अधिक सुधार करने का प्रयास कीजिए। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कम से कम गलत हो, जिससे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज़्यादा नहीं जाए। ठीक है साथियों, आज का अपना टॉपिक होगा आपके जो क्षेत्र मिति है उनके उसके बारे में, कौन से क्षेत्र मिति में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इनके जो कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट होगी अपनी समतलीय आकृतियों से। तो साथियों, जो समतलीय आकृतियां हैं वो आपके द्विमीय आकृतियां होती है। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है कि इन आकृतियों में हम पढ़ते हैं त्रिभुजों के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, आपके जो चतुर्भुज है उनके बारे में, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम इन सभी आकृतियों के जो एक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे उनके परिमाप से संबंधित, इनके क्षेत्रफल से संबंधित और इनके आपकी जो 3D आकृतियां होती हैं उनके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इनमें अभी अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो आपके क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाते हैं और आपके कुल एग्जाम में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। हो सकता है आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन भी पूछ ले, हो सकता है आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन भी पूछ ले। ठीक है साथियों, तो एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है आपके जो सर्वांग क्षमता या समरूपता की जो समतलीय आकृतियां हैं उनसे संबंधित, और अन्य क्वेश्चन आपके जो 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है वो आपके क्षेत्रफल से, और एक क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है वो आपके आयतन से। ठीक है साथियों, हो सकता है एक क्वेश्चन आगे पीछे और यहाँ से आपको क्रिएट करके पूछ ले, अन्य टॉपिकों से रिलेट करके संबंध स्थापित करके वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इस क्लास के क्वेश्चन को हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में। तो जो समतलीय आकृतियां हैं उनमें एक गुणधर्म होता है सर्वांग क्षमता का। ठीक है साथियों, सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कि कोई दो आकृतियां हैं वो आपके एक दूसरे के बिल्कुल, उनके जो प्रत्येक गुणधर्म है, प्रत्येक संगत गुणधर्म है वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है साथियों, जैसे ये कोई 2 त्रिभुज बने हुए हैं, इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज के जो संगत भुजा है हम मान लेते हैं वो ये है, इस त्रिभुज की संगत भुजा आपके ये है, इसी प्रकार से इस त्रिभुज की संगत भुजा के ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है साथियों, दो संगत भुजाएं हैं वो बराबर है, तो इनके जो शेष 3 अन्य प्रॉपर्टीज होगी, फिर चाहे वो आप एक कोण ले लीजिए, 2 भुजा ले लीजिए, या 2 भुजा ले लीजिए, एक कोण ले लीजिए, या तीनों कोण ले लीजिए, या आपकी तीनों भुजाएं ले लीजिए, तो इनमें से कोई भी 3 प्रॉपर्टियों को दोनों त्रिभुजों में हमें बराबर करना होता है, और जो शेष अन्य 3 प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। उसे हम बोलते हैं CP/CT। ठीक है साथियों, जब आप 9th या 8th क्लास में होंगे तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानकारी पढ़ेंगे नहीं, इनकी इस क्लास में हम केवल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि इनके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से एक दूसरा गुणधर्म है वो आपका है समरूपता। समरूपता में क्या होता है साथियों, दोनों आकृतियां आमाप में बराबर नहीं होती, उनके जो
आकृतियां हैं, उनके जो आकार है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन उनकी जो भुजाएं, संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, परंतु दोनों भुजाएं आपकी बराबर नहीं होती है। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दो आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज आपको जो आपके जो संभव त्रिभुज हैं उनके जैसे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो जैसा कि हमें पता है कि संगत भुज जो संभव त्रिभुज होता है उनका प्रत्येक कोण अपने 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की जो कोण है वो क्या होने वाले हैं, बराबर। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, कोण तो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परंतु उनकी जो भुजाएं होती हैं उनके क्या होते हैं, अनुपात बराबर होता है। जैसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक इस संसार में मौजूद जितने भी आपके संभव त्रिभुज होंगे वो सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार से जो आपके इस संसार में मौजूद सभी जो आपके वर्ग होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो संसार में जितने भी वर्ग आपके होंगे, जितने भी आपके स्क्वायर होंगे, उनके सभी के कोण 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो कोण है वो बराबर हो चुके हैं और उनकी जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर होती है। तो दो भुजाओं के जो भुजाओं के संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो हमेशा क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपके समचतुर्भुज हैं या फिर जितने भी आपके वर्ग है, जो आपके वृत्त है अर्थात सर्कल है, वो क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयत क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर आयत में आपकी दो प्रॉपर्टीज लगती है। हो सकता है कि दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे सब दो भुजाएं आप अलग अलग होती है, इसलिए उनकी भुजाओं के अनुपात हमें हमेशा बराबर नजर नहीं आएंगे, हालांकि उनके जो कोण है वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है साथियों, तो इनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी आपकी जानकारी है, प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो आपने पढ़े होंगे। तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। आगे हम इनके बारे में बात करते हैं क्षेत्रमिति की। ठीक है साथियों, क्षेत्रमिति में हम दो प्रकार की आकृतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। एक होती है 2D जो द्विमीय आकृतियां होती हैं, एक होती है त्रिविमीय, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है साथियों, तो 2D आकृतियों की अगर हम बात करें तो जैसे इनमें हम बात करते हैं तो एक होता है आपका त्रिभुज। 2D आकृतियों में हम परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप हम निकालेंगे हमेशा 2D आकृतियों में। ठीक है साथियों, द्विमीय आकृतियों में हम क्या निकालने वाले हैं, हमेशा परिमाप। एक हो गया आपका जो त्रिभुज, तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप क्या होने वाला है साथियों, जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग को ही हम क्या बोलने वाले हैं, परिमाप। परिमाप का मतलब यही है कि जो चारों तरफ की जो भुजाएं होती है, चारों तरफ की जो बाउंड्रीज होती है, उन बाउंड्रीज का जो टोटल एरिया, जो टोटल लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। इनमें हम अन्य भुजाओं की बात करें तो हम बात कर सकते हैं जैसे आयत की या वर्ग की, या फिर हम चतुर्भुज की बात कर सकते हैं। तो ये जो सभी आकृतियां हैं आपके 2D आकृतियां हैं। ठीक है साथियों, जो आपको नजर आ रही होगी। तो इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इनके परिमाप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो क्षेत्रफल है वो आपके क्षेत्रफल आपकी जो द्विमीय आकृतियां होती है उनमें भी हम निकालते हैं, और त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनके भी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन सिर्फ आपकी जो त्रिविमीय आकृतियों में ही हमें देखते हैं। ठीक है साथियों, इसमें हम केवल इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल हम 2D आकृतियों के देखते हैं। क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो इसमें 2D विड्थ आपकी जो 3D आकृतियां हैं दोनों के हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और निकालते हैं, और 3D जो आयतन होते हैं वो केवल हम 3D आकृतियों में ही निकालते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। जो क्षेत्रफल, इनके जो फॉर्मूलाज है वो आपने देखे होंगे, इनके जो सूत्र है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले से सोल्व करना होगा। ठीक है साथियों, तो मेरा मानना है, मैं आपको सजेशन देता हूं, मेरा सजेशन तो यही है कि आप एक पेपर पे इन सब के फॉर्मूले लिख लीजिए और बार बार इनको दोहराने का प्रयास कीजिए, ताकि आप एग्जाम में इनके फॉर्मूलों को भूल नहीं जाए। एग्जाम में एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो है इनकी जो यूनिट है, इनके जो इकाई है वो। ठीक है साथियों, हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन में अलग यूनिट दे दे और ऑप्शन में अलग यूनिट दे दे, तो उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो आपकी इनकी कैलकुलेशन है। ठीक है साथियों, तो इनकी कैलकुलेशन को आप थोड़ा केयरफुली ध्यान में रखते हुए इनको सोल्व कीजिए। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो आज की एक क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है एग्जाम में आपसे केवल मात्र 3 क्वेश्चन भी पूछ ले, परंतु आपके 3 से कम क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। ठीक है साथियों, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का, जो कि रीट 2000 थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया, जो कि फरवरी में आयोजित की गई। उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंक्वाकार टेंट की। तो मैं सबसे पहले आपके लिए शंक्वाकार टेंट बना देता हूं। तो ये हो गया साथियों आपके लिए शंक्वाकार टेंट। अब क्या करना है कि इसके आधार की जो परिधि है, अर्थात जो नीचे आपको जो वृत्त दिखाई दे रहा है, इस वृत्त की जो परिधि है, ठीक है साथियों, हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि है उसका सूत्र होता है हमारे पास 2πr। ठीक है साथियों, 2πr बराबर इसने दिया हुआ है 44 मीटर। ठीक है साथियों, तो यहां से हम निकाल सकते हैं त्रिज्या। तो r बराबर होने वाला है 44/2π। ठीक है साथियों, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस है वो अगर पाई के रूप में देते हैं तो हम पाई का मान यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर आपके ऑप्शंस है वो आपके पाई के रूप में नहीं दिए हुए होते हैं तो हमें इसको पाई का मान हमें रखना होगा। पाई के आपके 2 मान हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशल जो मान दिया हुआ हो तो आपको वो रखना है। अगर स्पेशल मान नहीं दिया हुआ हो तो आप एक बार के लिए पाई का मान है वो 22/7 रख सकते हो। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पर पाई का मान है वो 22/7 रखने वाला हूँ। तो 44/2 गुणा पाई का मान होता है 22 जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर आ जाती है। तो 22 को 2 से गुणा करते हैं 44 को 44 से काटने के पश्चात आर हमारे पास प्राप्त होता है 7। यूनिट हमारे पास मीटर है, तो त्रिज्या हमारे पास प्राप्त होगी 7 मीटर। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो हमें प्राप्त हो चुकी है 7 मीटर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से टेंट को जो ऊंचाई है वो उसने पहले से दे दी है, तो वो हमारे पास है 10 मीटर। ठीक है साथियों, तो तो टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है साथियों, ये एक टेंट है। इसको जो बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैनवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, तिरपाल चाहिए। तो वो तिरपाल है वो हम फर्श पर तो लगाएंगे नहीं, वो लगाएंगे केवल इसके ऊपरी जो भाग है इसके ऊपर। तो इस भाग पर लगाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल। कौन सा वाला क्षेत्रफल साथियों, इनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें निकालना होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि आपका जो शंकु है उस शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपके पाई आर एल। एल है वो आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई है। ठीक है साथियों, जो आपको ये नजर आ रही है ये वाली ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो आकृति है वो इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। यहाँ आपकी इसकी ऊंचाई है, यहाँ इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है एल है वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो तिर्यक ऊंचाई से हम इसका एल निकालेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय आपके क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो आधार कितना है इसका 7 है, तो 7 का स्क्वायर। लंब कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो कर्ण कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 149। ठीक है साथियों, तो कर्ण स्क्वायर अर्थात आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई, एल स्क्वायर बराबर आ गया आपके 149। ठीक है साथियों, तो एल बराबर यहाँ क्या होने वाला है, √149। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास आने वाला है इस प्रकार से। हम इसको अंडर रूट को हल कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप डायरेक्ट हल कीजिए, नहीं पता हो तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं।
ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आप भी इसको हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ से एक छोटी सी हमारे से गलती हुई है, 2। तो हमारे पास प्राप्त हो रहा है 12.2 के आसपास। एल का मान कितना आ रहा है? 12.2 लगभग आ रहा है, 12.2। ठीक है साथियों, यहाँ से आप भाग विधि से इसको कर सकते हैं, अंडर रूट की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एल मिल चुका है, आर मिल चुका है और पाई का मान हमें पता है। ठीक है साथियों, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पाई आर एल बराबर 22/7 गुणा त्रिज्या आपकी 7 है और आपका जो एल है उसका मान है 12.2। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 22 को हम गुणा करने वाले हैं 12.2 से। ठीक है साथियों, तो 22 को 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास आते हैं 44, हासिल बची अपने पास 4। 22 को 2 से गुणा कर सकते हैं फिर से 44, 44 और 4 अपने पास होते हैं 48, 48 का संख्या इकाई का अंक अपने 8, हासिल बचा फिर से 4। 22 को 1 से गुणा करते हैं 22, 22 और 4 अपने पास होते हैं 26। ठीक है साथियों, एक संख्या छोड़ के दशमलव है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव हमने निकाल दिया, तो लगभग मान इसके आसपास प्राप्त हो रहा है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इसके आसपास का मान कौन सा है। ठीक है साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जो इकाई है वो मीटर है, तो क्षेत्रफल आपको प्राप्त होने वाला है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के रूप में। ठीक है साथियों, तो मीटर स्क्वायर के रूप में हमारे पास कौन सा है, 268.4 के आसपास का आंसर अपने यही है, तो अपना आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले रखकर डायरेक्टली हम करने वाले हैं और बड़े आसानी से कैलकुलेशन को हम ध्यान से रखते हुए, ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इन सभी आकृतियों के जो आपके क्षेत्रफल और इनके जो आयतन और इनके परिमाप है, इनके आपके जो सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है साथियों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस जो एक्सरसाइज में या फिर इस पॉइंट में होने वाले हैं। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट है आपके दी गई आकृति में पी क्यू आपके एस आर के समांतर है। जैसा कि आपको एक आकृति दिखाई दे रही है कि आपका जो पी क्यू है वो एस आर के क्या है, समांतर है, और आपका जो पी क्यू है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है, पी एस आपके 8 सेंटीमीटर है और क्यू आर है, पी एस आपके 8 है, क्यू आर आपके है, क्यू आर है वो आपके 10 सेंटीमीटर है। तो हमें आकृति का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है साथियों, हमें पता है कि अगर ये आकृति आपके दिखाई दे रही है आपके समलम चतुर्भुज के समान, तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर भुजाओं का योग और उसकी जो उनके दोनों समांतर भुजाएं हैं उनके मध्य की जो लंबवत दूरी है, ठीक है, उन लंबवत दूरी को क्या करते हैं, हम इनको गुणा करके हम 2 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनका क्षेत्रफल। परंतु यहाँ पर हमें जो दूसरी समांतर भुजा है उसका क्षेत्रफल हमें नहीं पता। तो ठीक है साथियों, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसी भुजा के बराबर इसके सामने एक और भुजा हम खींच लेते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो यहाँ से
फिर से ये आपके हो गई 8। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप या तो इस त्रिभुज का अलग से क्षेत्रफल निकाल लो और इस आयत का आपका अलग से क्षेत्रफल हमें निकाल सकते हैं, परंतु उससे पहले हमें क्या चाहिए, ये वाली भुजा हमें चाहिए। ठीक है साथियों, परंतु आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इसके ऊपर लंब डाला है, तो ये क्या होने वाला है, एक पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम कर्ण स्क्वायर, कर्ण भुजा आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हमें यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर घटा देंगे तो आपको आधार स्क्वायर हमें प्राप्त होने वाला है। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 बराबर 36 बराबर ए स्क्वायर, तो ए आपको प्राप्त होने वाला है प्लस माइनस 6। ठीक है साथियों, तो माइनस यहाँ पर अच्छा आने वाला है नहीं, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसीलिए हमें आपका जो आधार है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 6। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 11 में से 6 गए तो हमारे पास ये वाली भुजा प्राप्त हो रही है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप इस आयत का क्षेत्रफल आप अलग से निकाल सकते हो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों का आप कॉमन क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो वो हम इनके इस प्रकार से निकाल लेंगे कि समांतर भुजाओं का योग मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, अर्थात ये वाली समांतर भुजा आपके 5 सेंटीमीटर हो गई और नीचे वाली समांतर भुजा आपके 11 सेंटीमीटर हो गई, और इनकी जो लंबवत दूरी है वो आपके 8 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो इसको हम हल कर सकते हैं। 16 गुणा 4 में हम 2 का भाग देते हैं 8, 16 को हम 4 से गुणा करते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे सॉरी साथियों, 16 चौक अपने पास प्राप्त होते हैं, 16 को 4 से गुणा करते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका आंसर है वो हम बड़े ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपका फॉर्मूला यूज आया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन एक्सरसाइज में हमें छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर आपका पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे हैं, तो ये हम इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब इसके बारे में हमें देखते ही किस प्रकार से पता चलेगा, तो इसके लिए आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपको देखते ही आप उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आप समझ पाओगे, और एग्जाम में आप कौन से मेथड से उस क्वेश्चन को करने वाले हो ये सब आप उनके बारे में जान पाओगे। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो तो वह कहलाता है। ठीक है साथियों, कोई बात नहीं, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है साथियों, तो चारों भुजाएं बराबर होने वाली आकृति को हम या तो सम चतुर्भुज बोलते हैं या फिर हम वर्ग बोलते हैं, परंतु इसने आगे एक कंडीशन और लगाई है कि चारों कोण भी क्या हो, बराबर हो। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, और चारों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो तो उस आकृति को हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर का, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर हम देखकर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कभी कभी हमें आकृतियों की डायरेक्ट डेफिनेशन, आपके जो थ्योरी है उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ग की भुजा और उसके विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात इसने हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो आपका वर्ग होता है, इस वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं एक कोई वर्ग की भुजा है। ठीक है साथियों, या फिर हम मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा 1 है। ठीक है साथियों, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसका जो विकर्ण है वो क्या होने वाला है, एक कोण 90 डिग्री है। आधार, लंब और कर्ण वो फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका कर्ण निकालेंगे। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1, तो कर्ण बराबर हो गया आपके अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आपके प्राप्त हो गया 2, तो कर्ण आपके पास प्राप्त हो गया अंडर रूट 2। ठीक है साथियों, तो इन दोनों, इनकी भुजाओं और विकर्ण का अनुपात हम निकालें तो 1 अनुपात अंडर रूट 2 हम बड़े आसानी से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भुजा हमने 1 मानी है और आपकी जो विकर्ण है वो आपके अंडर रूट 2 निकल कर आ रहा है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के बराबर होता है। ठीक है साथियों, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है, ये पूछा गया है। तो साथियों, कोई त्रिभुज है, अगर उसकी मैं अभी बात करूं तो
साथियों मैं कैसा भी त्रिभुज बनाऊंगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यदि ये त्रिभुज है, अभी ये एक लाइन बन चुका है। अब अभी त्रिभुज होने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिभुज की डेफिनेशन हमें बोलती है कि ऐसी बंद आकृति जिसकी क्या हो, तीन भुजाएं हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर तो हमें एक भुजा है, जैसे ही इसकी तीन भुजा हम करेंगे तो जो ये वाली तीसरी भुजा है, ठीक है साथियों, ये जो तीसरी भुजा है, ये जो तीसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं से क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य की जो मिनिमम दूरी है वो क्या होती है? कि सरल रेखा होती है। जैसे ही हम इससे थोड़ा सा साइड में हटेंगे तो वो क्या होगी? सरल रेखा नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो तीसरी भुजा, तीन भुजाएं बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा साइड में जाना होता है। तो जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। ठीक है साथियों, क्या होती है? छोटी होती है। तो यहां पर आप ये चीज समझ सकते हो। तो जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं वो तीसरी भुजाओं से क्या होने वाली है? हमेशा जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो उनकी अन्य दो भुजाओं से हमेशा क्या होगी? छोटी ही होगी। ठीक है साथियों, यहां से आप ये लॉजिक समझ सकते हो, जो कि कक्षा 9 से बनाया हुआ एक क्वेश्चन है। एक घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो साथियों हम एक घन बना लेते हैं। तो ये आपका एक घन है। अब हमें इनके अंदर विकर्णों की संख्या निकालनी है। ठीक है साथियों, तो हम इनके अंदर विकर्ण ढूंढते हैं। तो एक विकर्ण तो आपका हो गया ये वाला। ध्यान से देखना, इस कोने से इस कोने के मध्य एक विकर्ण, इस कोने से इस कोने के मध्य दो विकर्ण, इस कोने से इस कोने के मध्य तीन विकर्ण। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से इस विकर्ण इस शीर्ष से इस शीर्ष के मध्य चौथा विकर्ण। तो हमारे पास कुल कितने विकर्ण निकल के आए? 4 विकर्ण। ठीक है साथियों, तो बड़े आसानी से एक आकृति के ऊपर बना हुआ सीधा सा क्वेश्चन है, उसको हम हल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक आकृति दिखा देता हूं साथियों। तो यहां पर आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी। ठीक है साथियों, तो यहां पर है अपना जो घन है। ठीक है साथियों, अपना जो 8 सेंटीमीटर का घन है। ठीक है साथियों, तो इस घन को हमें क्या बनाना है? एक बड़े से बड़ा बेलन का, बड़ा सा बड़ा एक बेलन निकालना है। तो इसकी बेलन की जो ऊंचाई होने वाली है तो वो तो हो गई आपके घन के बराबर। ठीक है साथियों, और इसकी जो परिधि होगी वो परिधि होगी इसकी दूसरी वाली भुजा के बराबर। ठीक है साथियों, तो इसकी परिधि होगी वो दूसरी वाली भुजा के बराबर। तो इस आपके जो बेलन है उसकी त्रिज्या क्या होगी साथियों? इसकी परिधि की आधी। तो r बराबर होगा आपके, इसकी जो परिधि होने वाली है वो इसकी टोटल लंबाई है उसकी आधी, जो सॉरी इनका जो व्यास होने वाला है इसका आधी। जो इसका व्यास होगा वो इस भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है साथियों, तो r बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 4, और इसकी ऊंचाई है वो प्राप्त हो गई हमारे पास 8। ठीक है साथियों, अब हमें क्या चाहिए? त्रिभुज के वक्र पृष्ठ का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है साथियों, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे को हमें पता है 2 पाई r h होता है। तो आपका हमें आंसर किस में चाहिए? पाई में चाहिए। तो पाई का मान हम रखेंगे नहीं, r का मान हमारे पास है 4 और h का मान हमारे पास है 8। ठीक है साथियों, तो पाई गुणा 8 गुणा 8, 8 का स्क्वायर अपने पास होता है 64 पाई। तो ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का मान से निकाल सकते हैं।
आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझने की चीज ये थी कि इसकी जो हमें क्या चाहिए था, व्यास, तो इसकी ऊंचाई तो होगी आपके इस घन के बराबर, ठीक है, घन की भुजा के बराबर, परंतु इसका जो व्यास होगा वो घन की एक नीचे वाली भुजा के बराबर होने वाला था। तो ठीक है साथियों, तो हमने क्या किया, इसका व्यास को 8 माना, तो व्यास को 8 मानेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, आपके 4 होगी। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25%, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी, उसमें हमने इसके जो भुजा को हमने 50% बढ़ाया था। जैसे इसकी भुजा को 50% बढ़ा रहे थे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 125% क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में हम बढ़ाएंगे 25%। तो ये आपकी कोई वर्ग है, इस वर्ग की भुजा को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इस वर्ग की भुजा जो है वो आपकी अक्स है। ठीक है साथियों, तो आपके बढ़े हुए वर्ग की भुजा होने वाली है 25/100 अक्स, अर्थात 1/4 अक्स प्लस अक्स, तो आपके हो जाएगी 5/4 अक्स। ठीक है साथियों, तो जो बढ़े हुए वर्ग की भुजा हो गई 5/4 अक्स। क्वेश्चन है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो इसका क्षेत्रफल होगा अक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होगा 25/16 अक्स स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो हम निकालेंगे, 25/16 माइनस अक्स स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो वो वृद्धि को हम इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, तो 25/16 माइनस 1 गुना अक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हम हल करेंगे, तो 25 माइनस 16/16 बराबर 9/16। ठीक है साथियों, तो हम परसेंट निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज ये अक्स स्क्वायर, अक्स को हम 1 मान के ले लेते हैं, तो हमें क्या हो जाएगी, वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो 9/16 गुणा 100 प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। क्या किया साथियों, 100 से गुणा कर दिया। अब हम इसमें इसका भाग दे सकते हैं, तो 900 में हमें किसका भाग देना है, 16 का, तो हम इसमें भाग देंगे। 16 को 5 से गुणा करते हैं 80। ठीक है साथियों, कितने बचे, शेष, फिर से 100। 16 को हम 6 से गुणा करते हैं 96, तो यहाँ पे 56 के आसपास का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है साथियों, अगर आप पॉइंटों में करना चाहते हो तो आगे पूरा करना है, परंतु यहाँ पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ही हम करेंगे तो हमें पता चल पा रहा है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है साथियों, भुजा कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपके 9√3/4, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम इजीली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो वो है आपका, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, 600 वर्ग सेंटीमीटर हो। क्या हो साथियों, 600 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन के आपके 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक की लंबाई और चौड़ाई आपके बराबर होती है, तो एक फलक का क्षेत्रफल आपके भुजा स्क्वायर होता है, तो सभी फलकों का क्षेत्रफल 6 फलक होते हैं, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो वो है आपके 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6 को हम इधर भाग में दें तो 600/6, तो भुजा स्क्वायर आपके 100। ठीक है साथियों, तो a बराबर आपके प्राप्त होने वाला है ±10। a बराबर माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई आपके 10। ठीक है साथियों, तो आपके 10 वर्ग की भुजा प्राप्त हो चुकी है, तो उसी प्रकार से हम उसकी क्या चाहिए, हमें उसका विकर्ण चाहिए। तो विकर्ण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता चला है कि इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 है। ठीक है साथियों, तो ये दूसरी भुजा हमारे पास कितनी होगी, 10 होगी। तो यहां से हम इसका ये नीचे वाले एक फलक का हम क्या निकालने वाले हैं,
विकर्ण निकालने वाले हैं। नीचे वाले फलक का विकर्ण होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो होने वाला है आपके 100 प्लस 100। ठीक है साथियों, वो होगा आपके अंडर रूट 200। ठीक है साथियों, इस फलक का आपके जो विकर्ण है वो अंडर रूट 200 आ गया। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ये वाला विकर्ण। तो हमें पूरे घन का विकर्ण चाहिए। ये आपके भुजा है वो आपकी 10 है। ठीक है साथियों, ये भुजा आपके 10 है। तो इस प्रकार से फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अंडर रूट 200 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका विकर्ण। ठीक है साथियों, अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 300। ठीक है, और अंडर रूट 300 को हम 3 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 आपके 10 का आपके स्क्वायर होता है, इसलिए 100 आपके 10 के रूप में बाहर निकल जाएंगे और अंडर रूट में प्राप्त होगा 3। ठीक है साथियों, तो अपने पास आंसर आ रहे हैं 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, बड़े आसान से हमने इस क्वेश्चन को करने का प्रयास किया, परंतु यहाँ से आपको समझने वाली बात यह थी कि हमें केवल ये विकर्ण नहीं निकालना था, हमें निकालना था पूरे घन का विकर्ण। तो पूरे घन का विकर्ण होता है, जैसे आपका जो रूम है, आप जिस रूम में बैठे हुए हो या जिस रूम में बैठते हो, तो उसमें आपका जो विकर्ण होगा वो आपके आमने सामने वाली भुजाओं, आपके जो शीर्ष हैं उनके कोने हैं, उन कोनों के मध्य की दूरी होती है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक आपका वृत्त है, उस वृत्त का जो केंद्र है, उस केंद्र से आपकी जो केंद्र है उस केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या है, जीवा है। ठीक है साथियों, तो ये वाली दूरी आपकी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की जो निम्नतम दूरी होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, और ये आपका इनका नियम है कि जो निम्नतम दूरी होती है वो आपकी लंबवत होती है, और आपकी जो ये जीवा होती है उसको 2 समान भागों में समद्विभाजित करती है। ठीक है साथियों, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की मध्य की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या हमारे पास है 10। तो यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है, जो कि हम इन दोनों त्रिभुजों में लगाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये वाली दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये आपके 10 है, ये आपके 6 है। तो लंब आपका जो कर्ण स्क्वायर है उसमें से हम आपके लंब स्क्वायर को क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो 10 का स्क्वायर हमें प्राप्त होने वाला है 100, और 6 का स्क्वायर हमें प्राप्त होने वाला है 36। तो दोनों का अंतर होगा 64। ठीक है साथियों, तो आधार स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया कितना, 64। तो आधार कितना प्राप्त होने वाला है, 8। तो यहाँ पे ये भुजा 8 और ये भुजा 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 16। ठीक है साथियों, तो जीवा की लंबाई क्या होगी आपकी, 16। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये था कि वृत्त के केंद्र से जीवा की जो निम्नतम दूरी होती है वो जीवा के ऊपर लंबवत होती है और उस जीवा को दो समान भागों में समद्विभाजित करती है। ठीक है साथियों, इस नियम से इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो, 48 सेंटीमीटर हो, परिमाप कितना हो 48 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इस समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपके क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है साथियों, बराबर होती है। तो ये भुजा आपकी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो जैसा कि हमें पता है कि परिमाप होता है वो सभी भुजाओं की क्या होती है, लंबाइयां उनकी योग होता है। तो तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग होगा आपके 3a, और वो आपके परिमाप के बराबर होगा। परिमाप अपना कितना है, 48। तो a बराबर आपको प्राप्त होने वाला है 16। ठीक है साथियों, तो भुजा की लंबाई आपकी कितनी हो गई, 16। अब हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा उसकी भुजा का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो इसको हम हल करेंगे, √3/4 गुणा उनकी भुजा का स्क्वायर प्राप्त होगा हमें 256। ठीक है साथियों, क्या होगा, 256। इसको आप थोड़ा हल कीजिए।
क्या आया साथियों, आपने हल किया होगा तो 64√3। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आपके प्राप्त हो रहा है 64√3। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी हो आपके 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो आपके बराबर हो। क्या हो साथियों, बराबर हो। तो इनकी जो सभी भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर होगी। परंतु इसमें जो दो विकर्ण है उन दोनों विकर्णों की लंबाइयां आपके क्या है, एक विकर्ण की लंबाई है आपके, एक विकर्ण है आपका 24 सेंटीमीटर का और दूसरा विकर्ण है आपके 10 सेंटीमीटर का। ठीक है साथियों, तो इन जो हमें पता है समचतुर्भुज के एक प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार हम बात करते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर समद्विभाजित कर, जो विकर्ण होते हैं वो केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर वो समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस नियम से, नियम क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। तो समचतुर्भुज होता है उनके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो कोण होने वाला है वो 90 डिग्री होने वाला है और जो दोनों विकर्ण है उन दोनों विकर्णों को ये बिंदु क्या करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये भुजा आपके 5 हो गई, नीचे वाली 5 हो गई, ये 12 और ये भी 12। ठीक है साथियों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। और जैसा कि इसने बताया है कि ये चतुर्भुज कैसा है, समद्विबाहु जो समबाहु चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। और हमें उसका क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। एक भुजा अगर हम निकाल लेंगे तो चारों भुजाओं की लंबाई हमें पता चल जाएगी और उस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, इनका परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का क्या होगा अपने पास, अंडर रूट। ठीक है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी जो कर्ण हो जाएगा और कर्ण ही क्या है, इस चतुर्भुज की एक भुजा है। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ा तो 169। ठीक है साथियों, अंडर रूट करने पर 13। तो इस भुजा की, एक भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी हो गई, 13। तो सभी भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई, 13। तो परिमाप आपके पास प्राप्त होने वाला है सभी भुजाओं की लंबाई अर्थात 52। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो आपको इनके जो फॉर्मूले हैं और इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको जो बेसिक नॉलेज है उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि वो कितने प्रतिशत होगी। पिछले क्लास में मैंने बताया था, इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनके क्वेश्चन को एक बार और एक ऐसे और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है साथियों, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, 968 हो सेंटीमीटर हो। ठीक है साथियों, वर्ग सेंटीमीटर हो, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है साथियों, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास होता है 2πr h। ठीक है साथियों, क्या होता है, 2πr h। ये कैसे आया, इसकी अगर मैं बात करना चाहूं तो ये है आपका बेलन। ठीक है साथियों, तो जो नीचे वाली जो आकृति है, नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो कैसा है, आपके वर्ताकार। किस प्रकार का है साथियों, वर्ताकार। तो वृत्त का जो परिधि होती है वो कितना होता है, 2πr। और इसकी जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को गुणा करते इसके जो संपूर्ण इस फलक का होता है, गोलाकार फलक होता है, उसका क्या प्राप्त होने वाला है हमें, क्षेत्रफल। अगर हमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा तो ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा, जो कि आप हमें जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर दो वृत्त है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 2πr। तो दोनों वृत्तों का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि आपके हैं 2πr²।
स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो इस ऊंचाई को हम गुणा करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हमें हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि आपके कितना है 968, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसकी ऊंचाई हमें दी हुई है, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, आर हमें निकालना है, ऊंचाई हमारे पास कितनी है 11 है। ठीक है साथियों, इधर कितना है 968। ठीक है साथियों, तो r बराबर जो संख्या भाग में है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, तो किस में जाएगी गुणा में, और जो संख्या गुणा में है वो जाने वाली है भाग में। ठीक है साथियों, इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 484 हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके 7, इनको 2 को 11 से गुणा करेंगे 22 का स्क्वायर होता है अपने पास 484। ठीक है साथियों, 484 से 484 कैंसिल, 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14, तो ये होने वाला है आपके 14 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि उसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो। क्या हो साथियों, एक त्रिभुज है, उस वो त्रिभुज है आपका समकोण। समकोण त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं आपको दी हुई है जो कि आपके एक दूसरे के लंबवत है। एक भुजा 15 है, एक भुजा 8 है। तो ये पूछ रहा है कि लंबवत हो तो इसका परिमाप पूछ रहा है, अर्थात हमें इसकी तीसरी भुजा जैसे ही हमें मिल जाएगी तो हम इसका परिमाप हल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो तीसरी भुजा क्या होने वाली है, इन दोनों लंबवत भुजाओं के वर्गों का योग आपका क्या होता है कर्ण होता है, जो कि आपकी तीसरी भुजा है। तो 15 का स्क्वायर प्लस क्या होने वाला है 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है साथियों, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ते हैं 289, 289 का वर्गमूल होता है आपके 17। ठीक है साथियों, अब हम तीनों भुजाओं को जोड़े तो 15 + 8 + 17, तो आपका परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इन सभी को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, बड़ा ही कंसेप्ट के बेस के ऊपर आधारित प्रश्न था, हमने बड़े आसानी से इसको हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या है वो आपकी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है साथियों 6 सेंटीमीटर है, और इसके बाहर तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से कितना है 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर अर्थात 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है आपके 10 सेंटीमीटर, तो आपके जो अन्य बिंदु जो P है वो वृत्त के बाहर हमें कहीं पर दिखाई देगा। ठीक है साथियों, मान लेते हैं कि वो बिंदु कहाँ है यहाँ है। तो ठीक आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इस बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई क्या है एक स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु से हम क्या करते हैं वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है साथियों, हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी हमारे पास क्या है त्रिज्या है। क्या है साथियों त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के मध्य की दूरी क्या है त्रिज्या है, तो वो हमने बना दी। तो इस बिंदु को हम केंद्र O बोल देते हैं, ये P है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं कोई A बिंदु। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमें क्या निकालना है स्पर्श रेखा की क्या चाहिए हमें लंबाई चाहिए, हमें ये वाली लंबाई चाहिए। ठीक है साथियों, हमें केंद्र से इसकी स्पर्श बिंदु के मध्य की दूरी हमें दी हुई है 10 है और इसकी त्रिज्या है वो आपके 6 सेंटीमीटर है। ठीक है साथियों, तो इसको हम पाइथागोरस, हमें पता है कि वृत्त के जो स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु पर जो आपकी स्पर्श रेखा है उस स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा हमेशा क्या होती है लंबवत होती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका गुणधर्म है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि जो भी आपके वृत्त की स्पर्श बिंदु होगी स्पर्श रेखा होगी उस स्पर्श रेखा की वो बिंदु जिसके ऊपर वो वृत्त स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को हम बोलने वाले हैं स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु की जो केंद्र से मिलाई हुई जो रेखा है ये दोनों हमेशा क्या होने वाली है हमेशा एक दूसरे पर लंबवत होने वाली है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है साथियों, तो 8 का स्क्वायर आपके 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, बराबर आपके 100 जो कि आपके 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, तो यहां से जो तीसरी भुजा है वो 8 होने वाली है। ये हमने आसानी से इसके जो कंसेप्ट था वो था आपके यहाँ पर जो
ये जो कोण होने वाला है वो आपके 90 डिग्री है। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, एक तार को वर्गाकार मोड़ने पर आपका जो वर्ग है, जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, गिरता है। ठीक है साथियों, तो एक तार है, क्या है साथियों, एक तार है, उस तार का क्षेत्रफल, उस तार को हमने कैसे मोड़ा है, वर्गाकार। तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमें भुजा स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो मान लेते हैं कि हमने उस तार से एक ऐसा वर्ग बनाया जिसकी भुजा थी a, और वो क्षेत्रफल कितना क्रिएट करेगा वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं, यदि उसी तार को एक 91 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयताकार रूप में मोड़ा जाए तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। ठीक है साथियों, उसने क्या किया है, अभी आकृति चेंज कर दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें उसे तार की कुल लंबाई अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस आयत की जो चौड़ाई है वो हमें निकाल सकते हैं। परंतु हम उससे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे, और जो उस वर्ग की एक भुजा निकालने के पश्चात उस वर्गाकार तार की जो लंबाई है उसकी समस्त वर्गाकार आकृति की हम क्या करने वाले हैं, परिमाप निकालने वाले हैं। ठीक है साथियों, और उस परिमाप को निकालने के पश्चात हम बड़ी ही आसानी से उस तार की लंबाई निकाल लेंगे, जो कि आपके तार के लंबाई के बराबर होगा। ठीक है साथियों, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने वाले हैं। ए की वैल्यू होगी आपकी 4489 के बराबर। हमें क्या करना होगा, इसका अंडर रूट निकालना होगा। सबसे पहले हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो हमें पता है कि जो 44 है वो 7 के स्क्वायर से छोटा है और 6 के स्क्वायर से बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे। सात को 2 से गुणा करते हैं 14, 14 और 4 18, 1 बच गए। 7 को 1 से गुणा करते हैं 7 और 1 8। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 67, अर्थात जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी, 67। ठीक है साथियों, तो तार की समस्त लंबाई है वो इस वर्ग के परिमाप के क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ठीक है साथियों, तो इसकी समस्त लंबाई होगी 4 गुणा 67, और जो तार की पूरी लंबाई है वही लंबाई आपकी जो आयताकार, जो उसी तार से बनाई हुई आयताकार आकृति है उस आकृति के परिमाप के बराबर होती है। हमें पता है कि आयत का परिमाप होता है, वो होता है 2 गुणा उसकी जो लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है उनका योग। ठीक है साथियों, यहाँ पर उसकी लंबाई है वो दी हुई है, तो उस लंबाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 91। ठीक है साथियों, तो ये 2 गुणा में है, इधर आए तो भाग में, तो 4 गुणा 67 डिवाइड बाई 2 बराबर 2 से 2 4 में भाग गया, बचा 2 गुणा 67। ठीक है साथियों, ये 91 है और प्लस बी यहाँ पर बच चुके हैं। ठीक है साथियों, ये 91 प्लस में है, इधर आए तो माइनस में। 6 को 7 को 2 से गुणा किया 14, 1 बचा। 6 को 2 से गुणा किया 12 और 1 13, माइनस 91 बराबर बी। ठीक है साथियों, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 43 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो गई, चौड़ाई प्राप्त हो गई। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हमें निकालना था आयत, इसका आपका जो वर्गाकार क्षेत्र है उसका परिमाप निकालना था, और उसके परिमाप को बराबर रखना था अपने आयत के परिमाप के बराबर, और हमें चौड़ाई निकालनी थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिखाता है। निम्न में से कौन सी कंडीशन है जिसका क्षेत्रफल होगा वो कुल क्षेत्रफल उसका 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है साथियों, तो एक एक कंडीशन हम पढ़ते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा कितनी हो, एक वर्ग जिसकी भुजा हमारे पास कितनी हो जाए, बारह मीटर हो जाए। तो पहला है एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा कितनी हो, 12 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 का स्क्वायर अर्थात 144। तो अपना पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। दूसरा है 12 वर्ग, कितने वर्ग है, कुल 12 स्क्वायर्स है अपने पास, कितने छोटे छोटे डब्बे हैं, 12 है, जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी हो, 1 मीटर हो, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 होगा। तो 12 है तो 12 का क्षेत्रफल कितना होगा, 12
ठीक है साथियों, यही आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की मूल ऊंचाई, ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बेलन की जो मूल ऊंचाई है वो कितनी हो, मूल ऊंचाई की 1/4 कर दी जाती है। मान लेते हैं पहले ऊंचाई h थी, बाद में वो ऊंचाई कितनी कर दी गई, 1/4, अर्थात h में किसका डिवाइड कर दिया, 4, 1/4 हो चुकी है। नेक्स्ट है, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगुना, r को क्या कर दिया गया, दुगुना। ठीक है साथियों, तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ से संबंधित हमें कथन पूछे हैं। तो सबसे पहले पहले वाले वृत्त का क्या करने वाले, पहले वाले जो आपका बेलन है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है साथियों, अब हमने क्या किया, इसकी जो त्रिज्या और इसकी ऊंचाई है उसमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तन होने के पश्चात जो इसकी त्रिज्या है वो होने वाली है 2r, और इसकी जो ऊंचाई है वो होने वाली है h/4, अर्थात 1/4 होने वाली है। ठीक है साथियों, तो इनके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो 4 में 2 का भाग गया, 2 आया, ये 2 इससे कट चुका है, तो आपका होने वाला है πr/h। तो पहले वाला वर्त से हमारे पास क्या हो गया, आधा हो गया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होने वाला है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को हम इनमें जो होने वाले परिवर्तन है उन परिवर्तन के आधार पर हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 1:3। मान लेते हैं कि दो बराबर आयतन है। अब ये क्वेश्चन आपके हैं आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। आयतन से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आपको जितनी भी आपकी जो 3D आकृतियां हैं उन सबके आयतन के जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। आपकी जो निश्चित आकृतियां आपके सिलेबस में दी हुई है उनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो जितनी आपके सिलेबस में मेंशन है उन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल के जो और आयतन के जो फॉर्मूला है वो सभी आप याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास हमें पता है वो होता है πr²h। ठीक है साथियों, इनमें होने वाले अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। दो बराबर आयतन है तो दोनों बेलनों के क्या है, आयतन तो बराबर है, परंतु इनकी जो त्रिज्या और ऊंचाई है उनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है साथियों, तो पहले और दूसरे जो बेलन है उन दोनों बेलनों की ऊंचाई है, उन ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो रहा है, अपने 1:3। ठीक है साथियों, तो h1/h2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। इसी प्रकार उनकी हमें पूछ रहा है, इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो जो दोनों बेलन होंगे उनका आयतन है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है साथियों, दोनों बेलनों का आयतन क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब हमें इनको क्या करते हैं, अनुपात में लेकर आते हैं। πr1² h1², इसको हम 1 के गुणा में मान लेते हैं। तो बराबर के इस तरफ ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है साथियों, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है और h1/h2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1/3 है। ठीक है साथियों, तो ये बट्टे में जो संख्या है वो उस तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, गुणे में चली जाएगी। r1² बराबर 3/1। ठीक है साथियों, इसका अगर हम वर्गमूल करें तो r1/r2 बराबर √3/√1 बराबर √3/1। ठीक है साथियों, तो r1 और r2 का जो अनुपात है वो अपने पास कितना आ रहा है, √3 और 1। ठीक है साथियों, √3 और 1। तो इसका जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के आधार पर हमने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा है, उस कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है साथियों, कितनी है, 12 मीटर है। तो L बराबर हमारे पास कितना हो गया, 12 मीटर। इसी प्रकार से उसकी चौड़ाई है वो होने वाली है 9 मीटर और उसकी ऊंचाई है वो होने वाली है 8 मीटर। तो इसमें सबसे बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो ये कमरे की आकृति है वो आपके पास मिल चुकी है आपको, घनाभाकार। किस प्रकार की साथियों, घनाभाकार।
या आपका क्या हो गया, आपका कमरा हो चुका है। ठीक है साथियों, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आपकी 12 है। लंबाई हो चुकी है आपकी 12, और इसकी जो चौड़ाई है वो हो चुकी है आपकी 9, और इसकी ऊंचाई है वो हो गई है 8। ठीक है साथियों, तो आप देख पा रहे हो कि एक कमरा होता है, उसमें सबसे लंबी दूरी होती है उनके कोनों के, अर्थात उनके जो विकर्ण है उसकी लंबाई। ठीक है साथियों, तो हमें जो सबसे बड़ी छड़ होगी वो उनके कोनों में रखी जा सकती है, तो हमें क्या निकालना होगा, उसका विकर्ण। तो उसकी जो सबसे लंबी जो छड़ हम उसमें रख सकते हैं, संभव है, वो उसके विकर्ण के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम नीचे वाले फलक का विकर्ण निकालते हैं, जो होगा आपके 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है साथियों, वो होगा इसके बराबर। तो 12 का स्क्वायर होता है आपके 144, 9 का स्क्वायर होता है आपके 81। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 5, 14 और 8 होते हैं आपके 22। ठीक है, इस प्रकार से वो होगा आपके 15। अब हमें पता है कि ये भुजा आपकी कितनी है, 8 है, क्योंकि उसकी ऊंचाई कितनी है, 8 है। तो आपके विकर्ण आपका होने वाला है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है आपके 225, 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, दोनों को जोड़ते हैं होते होता है आपके 289, और आपका वर्गमूल करने पर आपको प्राप्त हो रहा है 17। ठीक है साथियों, तो जो सबसे बड़ी जो छड़ होने वाली है उसकी लंबाई होगी आपके 17 मीटर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपके एक घनाभ का आयतन है वो आपके है 440 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन अपने पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि है आपके 440 घन सेंटीमीटर। तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं, घनाभ बना लेते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी जो नीचे वाला फर्श है, और नीचे वाला फर्श अर्थात इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या होगी, इसके फर्श के बराबर हो, फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगी। मान लेते हैं ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है साथियों, तो नीचे वाला जो फलक होगा वो आपके इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर, और हमें क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई, अर्थात इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपकी कितनी दी हुई है, 88। जो नीचे वाला फर्श है उसकी जो आपका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है साथियों, ये आपका आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल आपके होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है साथियों, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई। तो हम इस फॉर्मूले से हम क्या करने वाले, इसका आंसर हल प्राप्त करने वाले हैं। तो ऊंचाई आपके पास प्राप्त हो रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो है आपके 8 घन सेंटीमीटर आयतन का एक घन बनाने के लिए प्रत्येक 5 mm भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। ये भी एक आयतन के ऊपर बेस क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो 8 घन सेंटीमीटर आयतन, तो कुल आयतन कितना हो गया, 8 घन सेंटीमीटर। इस घन के अंदर जैसे समझिए एक कमरा है, उस कमरे की जो उस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं हम 8 घन से आपका जो 8 घन सेंटीमीटर है। ठीक है साथियों, तो उस कमरे में हम कितने छोटे छोटे बॉक्स रख सकते हैं, जिनमें प्रत्येक बॉक्स की जो लंबाई है वो होने वाली है 5 mm। ठीक है साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर इनकी इकाइयों का आपको बहुत ध्यान रखना है, इनकी जो यूनिट्स है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है साथियों, तो 8 घन सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अब हम इस जो छोटे छोटे घन है उस छोटे वाले घनों की जो विमा है, जो यूनिट है, वो हम इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है साथियों, या फिर इसकी जो विमा है वो उसके बराबर कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना होगा, दोनों की जो यूनिट है, इकाइयां हैं, उनको क्या करना होगा, एक बराबर करना होगा। ठीक है साथियों, तो 5 mm को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो इसमें भाग लगेगा आपके 10 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 mm। ठीक है साथियों, तो इसमें अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो मान लेता हूं ऐसे अक्ष छोटे छोटे क्या है, घन है, जो इनके अंदर रखे हुए हैं, तो इनका आयतन क्या होगा, 0.5
की पावर 3। ठीक है साथियों, इनको आयतन क्यों निकाला, क्योंकि प्रत्येक घन एक अपनी एक जगह घेरेगा, तो जो जो जगह उसने कवर की है उस जगह का हमें क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। अब ऐसे कितने घन हम उसके अंदर रख सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उन सभी घनों का क्या निकालना होगा, आयतन निकालना होगा। तो मैंने मान लिया ऐसे अक्ष घन है और प्रत्येक घन का आयतन होने वाला है 0.5 की पावर 3। ठीक है साथियों, इसको हम हल कर सकते हैं। 5 की पावर होती है 125, तीन संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगेगा तो इस प्रकार से होगा। तो अक्स बराबर होगा 8/0.125। ठीक है साथियों, अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर 0 लगने वाले हैं। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। इसमें हम 5 का भाग देंगे। 8 में 5 का भाग एक बार जाता है, 3 शेषफल बचा। 30 में 5 का भाग आपका 6 बार जाने वाला है। इसमें फिर 125 में 5 का भाग आपके 25 बार जाएगा। अब 1600 में हमें किसका भाग देना है, 25 का। तो 25 को 5 से गुणा करते हैं 125 आते हैं, 25 को 6 से गुणा करते हैं 150 आते हैं, 10 शेषफल बचे। 25 को 4 से गुणा करते हैं 64 आते हैं। तो 64 उस पूरे आपका जो बड़ा घन है उसके अंदर 64 छोटे छोटे घन रखे होंगे, जिनका आपकी जो भुजा है वो 5 mm होगी। ठीक है साथियों, इनका जो क्षेत्रफल का, इनका आयतन का फॉर्मूला है वो हमें भुजा क्यूब से इस क्वेश्चन को हमें करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु की एक शीट, क्या साथियों, धातु की एक शीट आपकी है 27 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, 27 सेंटीमीटर लंबी है। अब उसे 8 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है साथियों, तो धातु की जो शीट है वो कैसी हो गई आपके तो धातु की शीट हो गई वो आपके घनाभाकार हो गई। कैसी हो गई साथियों, घनाभाकार हो गई। मान लेते हैं ये कोई धातु की शीट है। ठीक है साथियों, अब ये कैसी हो गई, घनाभाकार हो गई। इसकी जो 27 सेंटीमीटर लंबी, 27 सेंटीमीटर तो क्या हो गई साथियों, लंबी, और 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, चौड़ी, और ऊंचाई हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा साथियों, घनाभ का आयतन होता है हमारे L गुणा B गुणा H। तो हो गया 27 गुणा 8 गुणा 1। 27 को हम 8 से गुणा करते हैं, 7 को हम 8 से गुणा करते हैं 6, हासिल बच गई आपकी 5। 8 को हम 2 से गुणा करते हैं 16, 16 और 5 होते हैं 21। ठीक है साथियों, 216 को हम 1 से गुणा करते हैं तो 216। ठीक है साथियों, तो हमारे पास आयतन है इसका 216 घन सेंटीमीटर आ चुका है। इसको पिघाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं साथियों, इसको पिघल जाता है। अब इसकी क्या करते हैं, घन की भुजा क्या होगी। अब इसको पिघाल कर हम क्या बना रहे हैं, एक घन बना रहे हैं, और उस घन की जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, 216 के, और उसका क्षेत्र जो उस घन की भुजा क्या है हमें पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो a बराबर क्या होने वाला है, 6 की पावर 3। तो a बराबर होगा हमारे पास सीधा सीधा 6, क्योंकि 6 की पावर 3 होता है 216। ठीक है साथियों, जो घन की भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथियों आप अपनी तैयारी को और अधिक पुख्ता करते रहिए, और गणित से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में बताइए, हमें कुछ पता चलेगा, तभी हमारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में और बढ़ेगा, हम और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे कोई आउटपुट नज़र नहीं आएंगे तब तक हमें आइडिया नहीं बैठेगा कि हम किस प्रकार से, हमें कौन सी चीज़ में सुधार करना है। तो साथियों आप कमेंट करते रहिए और निरंतर अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।